धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। अभी तक वो खबर पुरानी नहीं हुई है जब पीएमओ में तैनात एक आईएएस अफसर समय से पहले रिटायरमेंट ले लेता है, सेवानिवृत्ति ले लेता है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेता है। उत्तर प्रदेश में उसको 4N MLC बना दिया जाता है, उसको मंत्री बनाने की चर्चाएं होने लग जाती हैं। बंगला भी आदित्यनाथ योगी के बगल में दे दिया जाता है, लेकिन मंत्री बनाने के बजाय उसको फिलहाल संगठन में प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया गया। आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूं AK शर्मा की, लेकिन अब उससे भी बड़ी एक खबर आ रही है। ईडी में तैनात एक पुलिस वाला यानी कि एक अफसर जो है वो भी वक्त से पहले रिटायरमेंट मांग रहा है सरकार से, मोदी सरकार से। कह रहा भाई वक्त से पहले मुझे रिटायरमेंट दे दीजिए। उसके बाद बताया जा रहा है कि वो भी बीजेपी में शामिल हो सकता है और 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ सकता है। ये तमाम जानकारी जो मैंने अभी तक आपके सामने रखी, इसके बाद आपके जहन में 2-3 तरीके के सवाल आने चाहिए। पहला ये कि ईडी का अफसर ये कौन है, दूसरा ये कि ये जो ईडी का अफसर है या पीएमओ में तैनात एक आईएएस अफसर है, ये सभी केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट से जुड़े हुए होते हैं, चाहे पीएमओ हो चाहे ईडी हो। तो रिटायरमेंट के बाद ये उत्तर प्रदेश में ही भाजपा का दामन क्यों थामते हैं? भाई हिमाचल प्रदेश क्यों नहीं चले जाते, हरियाणा क्यों नहीं चले जाते, हिमाचल मध्य प्रदेश या गुजरात क्यों नहीं चले जाते, यहीं उत्तर प्रदेश के अंदर ये दामन क्यों थामते हैं? इसके अलावा ये भी समझना ज़रूरी है कि आखिर इन लोगों को नौकरियां पसंद क्यों नहीं आ रही। एक आईएएस है, एक पीपीएस अफसर है, तो क्यों ये वक्त से पहले नौकरियां छोड़ दे रहे हैं? लोग तो नौकरियों के लिए मारे मारे फिर रहे। और क्या वाकई में इनको लग रहा है कि खाकी में वो दम नहीं है, नौकरी में वो दम नहीं है जो दम खादी के अंदर है? तो सारी चीज़ें बारी बारी से आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं AK शर्मा का। देखिए AK शर्मा की अगर बात करनी है तो सबसे पहले नज़र डाली होगी गुजरात पर। जिस वक्त नरेंद्र मोदी वहाँ पे CM होते थे, उस वक्त वाइब्रेंट गुजरात वाला फार्मूला AK शर्मा ने ही उनको दिया था। यानी कि नरेंद्र मोदी के साथ गुजरात से हैं, उन्होंने ही विदेशों से जो इन्वेस्टर हैं वो ला के गुजरात में खड़े किए थे, जिनके दम पर ब्रांडिंग की गई थी वाइब्रेंट गुजरात, और गुजरात मॉडल को पूरे देश में बेचकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए। उसके बाद वो AK शर्मा को अपने साथ पीएमओ में ले आए। काफ़ी समय तक उन्होंने यहाँ पे अपने साथ उनको पीएमओ में रखा। उसके बाद उन्होंने यहाँ से रिजाइन कर दिया, उत्तर प्रदेश बीजेपी ज्वाइन कर ली। उसके बाद उनको 4N MLC बना दिया गया, यानी कि विधान परिषद का सदस्य बना दिया गया और बंगला दे दिया गया आदित्यनाथ योगी के बगल में। आप लोग जानते हैं लखनऊ के अंदर एक रोड है जिसे कालिदास मार्ग रोड के नाम से जानते हैं। 5 नंबर बंगला आदित्यनाथ योगी का, 4 नंबर बंगला जो है वो दिया गया AK शर्मा को। इससे ही चर्चाएं गर्म होने लगी कि कोई अहम भूमिका दी जा सकती है योगी सरकार के अंदर AK शर्मा को। हालांकि अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ है, तो जो है मंत्रालय की जो भूमिका दी जाने की बात चल रही थी वो अभी तक दूर की कौड़ी नज़र आती है। जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा, क्या उसमें दी जाएगी नहीं दी जाएगी हम नहीं जानते, लेकिन इनको फिलहाल जो है उत्तर प्रदेश बीजेपी का उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष बना रखा है। इनकी भूमिका को आप इससे समझ सकते हैं कि अपने लोकसभा क्षेत्र बनारस के लोगों से बात करते हुए देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे AK शर्मा जी ने ये किया वो किया, यानी कि वो उत्तर प्रदेश सरकार को भी मैसेज देना चाहते हैं और लोगों को भी मैसेज देना चाहते हैं कि AK शर्मा उनके कितने करीबी हैं। और AK शर्मा ने जो अपनी नौकरी छोड़ी और उसके बाद उत्तर प्रदेश बीजेपी का दामन थामा है, उसमें उनकी भी अहम भूमिका है। ये पहली बार देखने को मिला जब मुख्यमंत्री के बगल वाला बंगला, जो 4 नंबर बंगला है, वो कैसे शख्स को दिया गया जो चुनकर आया है, जो चुनाव लड़कर नहीं जीता है। विधान परिषद के सदस्य चुने जाते हैं, जबकि आप जानते हैं जो विधानसभा के सदस्य यानी कि MLA होते हैं वो चुनाव लड़के आते हैं। तो ये हाल है AK शर्मा का। मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है, उनको कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं है, लेकिन अब बात कर लेते हैं PPS अफसर के बारे में। तो ये PPS अफसर हैं राजेश्वर सिंह। राजेश्वर सिंह उत्तर प्रदेश राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी हैं, यानी कि UP PPS अफसर हैं। 2009 में ये डेपुटेशन पे, आप जानते हैं डेपुटेशन पे बहुत सारे लोग CBI चले जाते हैं, ED भी चले जाते हैं, तो डेपुटेशन पे जो है ED में चले गए थे। ED यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, यानी प्रवर्तन निदेशालय, वो जो धन शोधन वाले मामलों की जांच करता है, मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामलों की जांच करता है। एक अलग से ये एक महकमा, एक डिपार्टमेंट बनाया गया है, वरना इससे पहले आप देखते थे सारे मामलों की जांच जो है वो CBI को ही दी जाती थी। वर्तमान समय में बताया जा रहा है ये लखनऊ में जो जोन है ED का, उसके डायरेक्टर बनाए गए हैं। अब इन्होंने एक जो है अपना रेजिग्नेशन, सेवानिवृत्ति के लिए दिया है, मतलब इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, वक्त से पहले अपना जो है रिटायरमेंट मांग रहे हैं। इनके रिटायरमेंट में 12 साल बचे हुए हैं। अब इनकी बहन है एडवोकेट आभा सिंह, उन्होंने बाकायदा इस बारे में ट्वीट किया है। ट्वीट करके उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि उनका भाई जो है देश की सेवा के लिए
उनका भाई देश की सेवा करने की खातिर जल्दी सेवानिवृत्ति लेने जा रहा है, ये उन्होंने कहा है। और इसके लिए मेरे भाई राजेश्वर सिंह को बधाई, देश को आपकी ज़रूरत है। यानी कि अभी तक वो देश की सेवा नहीं कर रहे थे, देश की सेवा नेता बन के ही लोग करते हैं। खैर कोई बात नहीं, जाने दीजिए, उनके जो शब्द हैं वो एक एडवोकेट हैं, अपने शब्दों को लेकर वो जानती होंगे। लेकिन उन्होंने ट्वीट किया, उसी के बाद से चर्चा चल रही है कि राजेश्वर सिंह जो हैं वो भी अब रिज़ाइन करने जा रहे हैं, वक्त से पहले इस्तीफ़ा अपना जो है सेवानिवृत्ति लेने जा रहे हैं। जो भी आप कहें, जिन सारे शब्दों का मैं चयन करूं, मैं आसान शब्दों का चयन इसलिए असल में करता हूं कि आप लोग जो हैं वो आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। तो ये वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने जा रहे हैं, 12 साल का वक्त है और बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अब आपको ये जान लेना चाहिए कि कौन है राजेश्वर सिंह। तो राजेश्वर सिंह के बारे में जो जानकारी हमें मिली है वो कुछ इस प्रकार है। ये उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के रहने वाले हैं और इन्होंने बीटेक, पुलिस मानवाधिकार और इसके अलावा और सामाजिक न्याय में इन्होंने पीएचडी कर रखी है। मतलब ये इनकी काबिलियत छापी गई है, लिखी गई है, इस तरीके की बताई गई है। यूपी पीपीएस अफसर रहे हैं ये, और जैसा मैंने बताया 2009 में डेपुटेशन पे चले गए थे। इनके कार्यकाल के 12 साल अभी वर्तमान समय में बचे हुए हैं। और इन्होंने जो प्रमुख मामलों की जांच की है ईडी में रहते हुए, उसमें आप जोड़ सकते हैं 2G घोटाला, उसमें आप जोड़ सकते हैं कॉमनवेल्थ, उसमें आप जोड़ सकते हैं ऑगस्टा वेस्टलैंड, हेलीकॉप्टर वाला मामला था ना वो, ऑगस्टा वेस्टलैंड। यानी कि अगर सीधे तौर पे हम बात करें तो इन्होंने बात की है पी चिदम्बरम से जुड़े हुए मामलों की। इन्होंने जांच की है कार्ति चिदम्बरम यानी कि पी चिदम्बरम के बेटे, उनसे जुड़े हुए मामलों की। इन्होंने जांच की है आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी से जुड़े हुए मामलों की। इन्होंने जांच की है झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा से जुड़े हुए मामलों की। इन्होंने जांच की है हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला से जुड़े हुए मामलों की। यानी कि काफ़ी अहम मामलों की सुनवाई कर चुके हैं। इनके ये कुछ एक प्रोफाइल मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। वर्तमान समय में इनकी जो पत्नी है लक्ष्मी सिंह, वो लखनऊ रेंज की एक आईजी हैं, यानी कि वो भी आईपीएस अफसर हैं। इनके परिवार का प्रोफाइल जब आप देखेंगे तो पूरे प्रोफाइल में पूरे परिवार के अंदर बड़े बड़े अधिकारी इनके घर परिवार कुनबे में मौजूद हैं। अब चल लेते हैं इनसे जुड़े हुए विवादों को देखने के तरफ। तो इनसे जुड़े हुए विवादों का अगर जिक्र करें तो सबसे पहले इनके पीपीएस अफसर रहते हुए, पीपीएस अफसर तो आज भी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब ये थे सीओ के पद पर तैनात, उत्तर प्रदेश में जो पीपी अफसर होता है वो क्षेत्राधिकारी की तरह होता है। बाद में उसका प्रमोशन हो जाता है, किसी ज़िले का एसपी भी बना दिया जाता है। तो उस दौरान इन्होंने कई सारे एनकाउंटर किए, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पे इनको जाना जाता था। इनके एनकाउंटर्स पे कई सारे सवाल खड़े हुए हैं। हालांकि किसी भी मामले में अभी तक इनको कोई दोषी सज़ा या आरोपी जो भी तमाम चीज़ें हैं वो क्लियर नहीं हो पाई है। लेकिन जब ये डेपुटेशन पर ईडी में चले गए और इन्होंने कई सारे मामलों की जाँच की तो 2018 में मोदी सरकार ने इनके खिलाफ एक सख्त जाँच शुरू कराई। वो जाँच शुरू कराई रो की एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक। आप जानते हैं हमारे देश की जो खुफिया एजेंसी IB रो, तो रो की जो खुफिया रिपोर्ट थी उसमें कहा गया कि इन्होंने ISI का एक एजेंट है जिसका नाम दानिश है, उससे 2016 में विदेश से इनको कॉल आई थी। और इसके बाद इस पूरे मामले को लेकर एक पत्रकार महोदय हैं, वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने पिटीशन दाखिल कर दी। कहा कि साहब इन्होंने आय से अधिक संपत्ति जुटा रखी है, इनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ये खुद पहुंच गए, साहब मेरे खिलाफ ये झूठे आरोप है, 2011 में मुझ पर ऐसे आरोप लगाए गए थे, इनकी जाँच नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जाँच पर रोक लगा दी। लेकिन बाद में जो सरकार जब पहुँची, बदली फापा लेके एक रिपोर्ट दाखिल की उसने वहाँ, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है आरोप लगे हैं, सरकार को जाँच करने का अधिकार है। तो सरकार ने CBI से और इसके अलावा जो इसका वित्त मंत्रालय का रेवेन्यू विभाग है उसके ज़रिए तमाम ये जांच कराई गई। हालांकि बाद में चल के इनको क्लीन चिट मिल गई। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि वो मोदी सरकार जो इनके खिलाफ जांच करा रही थी, या वो मोदी सरकार जिसे जांच से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे थे, ये अभी उसी बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा विवाद था। और इसके अलावा और विवाद में एनकाउंटर वाले इनको बारे में आपको बता ही चुका हूँ। उस वक्त ईडी के जो अफसर थे, जब इन पे तमाम आरोप लग रहे थे, उन्होंने इनको बड़ा बेहतरीन अधिकारी बताया था और कहा था कि इनको इस मामलों से हटाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इनके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो ये भी निकल के आया कि राजेश्वर सिंह ने अपने ही सीनियर अधिकारियों पर, ईडी विभाग के अपने ही सीनियर अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। कहा था कि उन्हें कई मामलों की जाँच से हटाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए 1 साल की लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं हमने 2018 के हवाले से निकाली हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये कि जो इनके खिलाफ जांच करा रहे थे उसी और अब इनका जो है प्रेम छलक रहा है और अब ये वक्त से पहले रिज़ाइन करने जा रहे हैं, इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं। आप सीधा कह सकते हैं भाई वॉलंटियर रिटायरमेंट ले रहे हैं।
सेवानिवृत्ति ले रहे हैं वक्त से पहले की, और उसके बाद बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। अब ये बात कर लेते हैं यहाँ दो चीज़ों को लेके कि जितने भी अफसर होते हैं केंद्र सरकार के वो उत्तर प्रदेश में ही क्यों शामिल होते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के जो सीएम है आदित्यनाथ योगी, उनको हटाना इतना आसान नहीं है। जैसे आपने देखा उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया, उसके बाद तीरथ सिंह रावत को ले आए, इसके अलावा कहीं और भी किसी को भी बदल देते हैं, लेकिन यहाँ बदलना इतना आसान नहीं है। तो आदित्यनाथ योगी बहुत सारे जो है लोगों की यहाँ चलने भी नहीं देते हैं। तो ऐसे में जो पीएमओ के करीब यानी कि प्रधानमंत्री के करीब हैं या केंद्र सरकार के जो बड़े अधिकारी करीब हैं, उनको रिज़ाइन करा के शायद लाया जा रहा है और विकल्प के तौर पे खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। लोगों का कुछ ऐसा ही कहना है। अभी तक की इतनी जानकारियाँ थी, आपके सामने समेट के रखी। अच्छी बुरी जो भी हो, कमेंट्स के रूप में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इसके अलावा जो ज़्यादा अपडेट होगा फिर आपके सामने रखेंगे। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।